तो दोस्तों, हम लोग इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं। ये महेश कुमार वर्णमाल की पुस्तक एनसीईआरटी सार संग्रह से कर रहे हैं, जो कि अपडेटेड वर्जन है 2025 का। अपडेटेड वर्जन से ही कर रहे हैं। और ये तीसरा लेक्चर है इंडियन पॉलिटी का, जो कि ऑलरेडी प्लेलिस्ट में 2 वीडियो अवेलेबल है, उसको भी देख सकते हैं। और ये तीसरा लेक्चर है, ठीक है। लेक्चर वाइज भी आएगा, मतलब पार्ट वाइज, उसको आप जा कर के प्लेलिस्ट में कर लेंगे। ये सारे पीसीएस और सिविल सर्विसेज जो यूपीएससी के द्वारा लिया जाता है उसके लिए, प्लस विभिन्न जो जनरल कंपटीशन होते हैं जहाँ सामान्य अध्ययन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिहार दरोगा या फिर बीएसएससी के थ्रू जो ग्रेजुएट लेवल, इंटर लेवल, इन सारे का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन होंगे। ठीक है दोस्तों, ये संघ एवं राज्य क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटोरीज करेंगे। ठीक है, ये तीसरा लेक्चर है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी कर रहे हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित। ठीक है, ये क्वेश्चन वाइज ही है, ये कुछ पुस्तक को संकलित किया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 का खंड 3, अनुच्छेद 1 का खंड 3, भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। क्या शामिल होंगे? अनुच्छेद 1(3) में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। क्या क्या? तो राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो संसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, राज्यों का संघ। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र भी सम्मिलित है। ठीक है, संघीय प्रदेश में 28 राज्य और 8 संघीय प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं। ठीक है, लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें आरक्षित हैं। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटी बना दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 2 पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था। ध्यान रखेंगे इसको। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद है। संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुच्छेद देखते हैं। पहला अनुच्छेद संघ के क्षेत्र का नाम है। ठीक है, पहले अनुच्छेद में क्या है? तो संघ के क्षेत्र का नाम है। दूसरे अनुच्छेद में क्या है? तो नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। अनुच्छेद दूसरा में क्या है? नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार है। और तीसरे अनुच्छेद में क्या है? तो नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन। और अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 4 में है अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती कंसिक्वेंशियल मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, अनुच्छेद 4 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक, आनुषंगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नए राज्य पुनर्गठन, ये नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है, ध्यान रखेंगे इसको। ठीक है, नए राज्य के गठन की शक्ति संसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 में किया गया था। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1953 1953 में किया गया था। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन सर्वप्रथम भाषाई आधार पर किया गया था। ध्यान रखेंगे, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए थे। राज्य पुनर्गठन आयोग स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको, बार बार पूछे जाते हैं। सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में बनाया गया था। ठीक है, 1975 में 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1975 में सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य बना था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक बार बार पूछा जाता है सिक्किम के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। ध्यान रखेंगे इसको। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, ठीक है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था। ठीक है, और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक हरि सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबाइलों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ठीक है, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के आधार पर, हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के द्वारा भारत में शामिल किया गया था, और जम्मू कश्मीर रियासत के शासक जो हरि सिंह थे ने पाकिस्तानी सेना एवं कबाइलों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा। ठीक है, पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा कब मिला? ठीक है, तो देखते हैं राज्य और वर्ष कब किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, तो नागालैंड को 1963 में, नागालैंड को कब राज्य का दर्जा मिला? तो 1963 में। त्रिपुरा को 1972 में, हिमाचल प्रदेश को 1971 में, और मणिपुर को 1972 में राज्य का दर्जा मिला था। ठीक है, और मेघालय को भी 1972 में। देखिए, मणिपुर को 1972 में, मेघालय को 1972 में, और मिजोरम को 1987 में, 1987 में। ठीक है, 1987 में राज्य का दर्जा मिला मिजोरम को, और सिक्किम को 1975 में राज्य का दर्जा मिला, पूर्ण राज्य का दर्जा। ठीक है, सिक्किम को 1975 में, गोवा को 1987 में, मिजोरम गोवा को 1987 में, और अरुणाचल प्रदेश को भी 1987 में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। ये काफ़ी बार पूछा जाता है कि किस राज्य को, या श्रेणी क्रम में भी लगाने के लिए दे देता है कि किस राज्य का गठन किस स्टेट में हुआ, क्रम लगाने के लिए। और हरियाणा का 1966 में राज्य का दर्जा मिला था, हरियाणा को 1966 में। देखिए, मिजोरम को 1987 में, गोवा को 1987 में, और अरुणाचल प्रदेश को 1987 में राज्य का दर्जा मिला था। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्षेत्रीय परिषदों के बारे में देखते हैं, जोनल काउंसिल के बारे में। ठीक है, जोनल काउंसिल के बारे में, क्षेत्रीय परिषदें के बारे में। परिषद का नाम, मुख्यालय और सम्मिलित राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र किस जोन
किस जोनल काउंसिल में कौन से राज्य सम्मिलित हैं उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। 5 क्षेत्रीय परिषदें कौन कौन? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय नई दिल्ली है। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की मुख्यालय प्रयागराज, इसको पहले इलाहाबाद बोला जाता था, अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता है। और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई है। और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। और उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से क्षेत्र शामिल हैं, कौन कौन से राज्य या संघ राज्य क्षेत्र, वो देखिए। तो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन से शामिल हैं राज्य या संघ राज्य? तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, दिल्ली और चंडीगढ़ शामिल है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है? तो केंद्रीय में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ शामिल है। ठीक है, और पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल है? तो पूरब के राज्य शामिल हैं। ठीक है, जैसे देखिए उत्तर के क्षेत्र, जैसे इस तरह से भारत फैला हुआ है, तो उत्तर वाले क्षेत्र में उत्तर के राज्य हैं, पूरब वाले में पूरब के राज्य हैं। अगर केंद्रीय है, ठीक है, केंद्रीय तो केंद्रीय वाले राज्य हो जाएंगे, पश्चिम में तो पश्चिम वाले राज्य हो जाएंगे, और दक्षिण में तो दक्षिण वाले। देखिए पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन है? तो बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम राज्य है। और पश्चिम क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन हो जाएंगे? तो गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव। अब इसको एक ही यूटी बना दिया गया है, संघ शासित प्रदेश दादर व नगर हवेली तथा दमन दीव को मिला करके, और इसका राजधानी दमन हो गया है। ठीक है, और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद है, तो दक्षिण क्षेत्रीय परिषद में कौन कौन शामिल हो गया? दक्षिण के राज्य हो जाएंगे आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, ध्यान रखेंगे। फजल अली की अध्यक्षता में 1953 में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था, इसको ध्यान में रखेंगे, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स देखते हैं। ठीक है, राज्य और उसकी राजधानी के बारे में देखेंगे। ठीक है, और जिलों की संख्या है, फिर क्षेत्रफल और भारत के कुल क्षेत्रफल में किस राज्य का हिस्सा कितना % है क्षेत्रफल के अनुसार, उसके बारे में मेन कुछ स्टेट का देख लेंगे, जैसे बिहार का देख लेंगे, यूपी का देख लेंगे, जिससे कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ये घटते हुए क्रम में क्षेत्रफल के अनुसार दिया गया है। ठीक है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा राज्य है? तो राजस्थान है। ठीक है, सबसे बड़ा। देखिए पहले राज्य राजधानी देख लेते हैं, क्योंकि कई बार राजधानी से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, सिंपल से क्वेश्चन। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है, मध्य प्रदेश का भोपाल है, महाराष्ट्र का मुंबई है, उत्तर प्रदेश का लखनऊ है। ठीक है, गुजरात का गांधीनगर है राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है। अब हो गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। 10 वर्षों के लिए जब पुनर्गठन हुआ था तो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद ही थी, लेकिन अब 10 वर्ष से ज़्यादा हो गया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अब अमरावती बन गया है। ठीक है, उड़ीसा का भुवनेश्वर है, छत्तीसगढ़ का रायपुर है, तमिलनाडु का चेन्नई है, बिहार का पटना है, पश्चिम बंगाल का कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश का ईटानगर है, झारखंड का रांची है, असम का दिसपुर है, और हिमाचल प्रदेश का शिमला और या धर्मशाला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का शिमला या धर्मशाला है, उत्तराखंड का
देहरादून या गैरसैंण भी है, ठीक है, उत्तराखंड का देहरादून और गैरसैंण, और पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, इन दोनों का सम्मिलित राजधानी है, पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़, और केरल का, पंजाब का चंडीगढ़, हरियाणा का चंडीगढ़, केरल का तिरुवनंतपुरम, मेघालय का शिलांग, और मणिपुर का इम्फाल, मिजोरम का आइजोल, नागालैंड का कोहिमा, त्रिपुरा का अगरतला, और सिक्किम का गैंगटोक, गोवा का पणजी, और तेलंगाना का हैदराबाद है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश जो हैं, केंद्र शासित प्रदेश 8 केंद्र शासित जो प्रदेश हैं उनके बारे में देख लेते हैं। उसके केंद्र शासित अंडमान व निकोबार, इसकी राजधानी अब श्री विजयपुरम हो गया है, ठीक है, श्री विजयपुरम हो गया है। पहले अंडमान निकोबार की राजधानी क्या थी, तो पोर्ट ब्लेयर थी, लेकिन अब इसकी राजधानी का नया नाम रख दिया गया है श्री विजयपुरम, अंडमान व निकोबार द्वीप का, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि जो केंद्र शासित प्रदेश है। और चंडीगढ़ का राजधानी तो चंडीगढ़ है, ठीक है, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। और दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव को की राजधानी है दमन। पहले दादर नगर हवेली दमन दीव अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन इसको 26 जनवरी 2020 को एक कर करके और इसकी राजधानी को दमन बना दिया गया है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती, पुदुचेरी की राजधानी पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, ठीक है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर जम्मू, और लद्दाख की राजधानी है लेह, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो कच्छ है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ गुजरात में है। कितना क्षेत्रफल इसका, 45,652 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ है गुजरात का, 45,652 वर्ग किलोमीटर। तथा सबसे छोटा जिला कौन है, तो माहे पुडुचेरी का है 9 वर्ग किलोमीटर, ध्यान रखेंगे इसको। माहे जो है सबसे छोटा जिला है जो कि पुडुचेरी में है, 9 वर्ग किलोमीटर में है। और ये जो सबसे बड़ा जिला कच्छ है, भारत का सबसे बड़ा जिला कच्छ जो है 45,652 वर्ग किलोमीटर में फैला है। और कुछ डिटेल्स देखते हैं। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार ही दिया गया है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो राज्य है कौन है, तो राजस्थान है। सबसे बड़ा राजस्थान राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा। उसके बाद मध्य प्रदेश है दूसरे नंबर पे, उसके बाद है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर है उत्तर प्रदेश। पहले नंबर पर राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश है। और देखिए बिहार का स्थान कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, तो बिहार का स्थान अब हो गया है 12वां है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि बिहार का स्थान 12वां है, ठीक है, क्षेत्रफल के अनुसार 12वें स्थान पर है। और 11वें पर तेलंगाना आएगा। देखिए 11वें पर लास्ट में डाल दिया गया है, तो 11वें स्थान पर तेलंगाना का है, ठीक है, तेलंगाना, क्योंकि इसका देखिए क्षेत्रफल कितना है, तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, बिहार से थोड़ा ऊपर आएगा। देखिए बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 किलोमीटर, लेकिन तेलंगाना का कितना है, तो 1,12,077 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, 1,12,077 वर्ग किलोमीटर, जो कि 11वें स्थान पर आएगा। और 12वां क्षेत्रफल के अनुसार बिहार है। और देखिए बिहार 12वें स्थान पर है क्षेत्रफल के अनुसार। ये पूछा जाता है कि क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है, तो 12वां स्थान है, ठीक है। इसकी राजधानी पटना है, और इसकी भाषा जो है हिंदी है। और 38 जिले हैं बिहार में, 38 जिले हैं। और क्षेत्रफल कितना है इसका, बिहार का क्षेत्रफल कितना है, तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। एग्जैक्ट क्षेत्रफल पूछ दिया जाता है तो ध्यान रखेंगे कि बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। और इसके पास भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.86% है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। भारत के कुल क्षेत्रफल का
8-6% बिहार के पास है। इसको ध्यान रखेंगे, काफ़ी बार पूछ दिया जाता है। और देखिए उत्तर प्रदेश के पास कितना है कुल भारतीय भूभाग का, तो 7.18% है, ध्यान रखेंगे। और उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और इसकी जो भाषा है हिंदी और उर्दू है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, हिंदी उर्दू इसकी भाषा है। 75 ज़िले हैं और इसका क्षेत्रफल कितना है उत्तर प्रदेश का, तो 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। कितना, 2,43,286 वर्ग किलोमीटर है। और इसका भारत के कुल क्षेत्रफल का 7.18% है, ध्यान रखेंगे, 7.18%। और देखिए केंद्र शासित प्रदेश के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं डिटेल्स। इसमें सबसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो कौन है, तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा हो जाएगा। देखिए क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश है वो है लद्दाख है। लद्दाख है, देखिए 1,68,055 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है। सबसे बड़ा अगर क्षेत्रफल के अनुसार पूछ दिया जाए केंद्र शासित प्रदेश तो वो है लद्दाख। और उससे छोटा दूसरे नंबर पर है, तो दूसरे नंबर पर जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर। कितना, तो 54,624 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और उसके बाद है अंडमान निकोबार, ठीक है, तीसरे नंबर पर अंडमान निकोबार है, 8,249 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और देखिए लद्दाख में कितने ज़िले हैं, तो 7 ज़िले हैं, लद्दाख में 7 ज़िले हैं। और जम्मू कश्मीर में देखिए ज़िलों की संख्या किसमें कितनी है, लद्दाख में 7 ज़िले हैं, जम्मू कश्मीर में 20 ज़िले हैं, पुडुचेरी में 4 ज़िले हैं और लक्षद्वीप में 1 ज़िला है, दिल्ली में 11 ज़िला है, ठीक है, ज़िलों की संख्या। दादर नगर हवेली दमन दीव में 3 ज़िले हैं और अंडमान निकोबार में 3 ज़िला है और चंडीगढ़ में 1 ज़िला है, ध्यान रखेंगे, इसको काफ़ी बार पूछ दिए जाते हैं। अब नागरिकता से संबंधित देखेंगे, ठीक है, सिटीजनशिप के बारे में, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है, इसको ठीक से करिए। भारतीय नागरिकता प्राप्ति हेतु 5 प्रकार हैं, ठीक है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार हैं। कैसे कैसे भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, तो जन्म से, वंशाधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा और भूमि के अर्जन द्वारा, ठीक है, भूमि के अर्जन द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने हेतु 5 प्रकार हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप भारत में मिलता है, ठीक है। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है, तो एकल नागरिकता प्रदान करता है। कई बार पूछ दिए जाते हैं क्वेश्चन। संयुक्त राज्य अमेरिका ने दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप के सिद्धांत को अपनाया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता मिलती है लेकिन भारत के पास एकल नागरिकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को, ठीक है, भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है, ठीक है। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों के हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान किया है, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नागरिकों को प्रदान किया गया है, ध्यान रखेंगे। वहाँ पे अगर प्रताड़ना हो रहा है धर्म के आधार पर
तो उनको नागरिकता दी जाएगी। कौन कौन से धर्म के लोगों को? तो 1 2 3 4 5 6 धर्म के लोगों को भारत में नागरिकता दी जाएगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के लोगों को। ठीक है, इसमें देखिए मुस्लिम नहीं शामिल है, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं, पारसी और ईसाई हैं। भारतीय नागरिक को नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? तो परित्याग करने पर, पर्यवसान पर तथा वंचना के आधार पर। परित्याग, पर्यावसान तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है? तो 7 वर्ष लगातार रहने पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? तो 7 वर्ष रहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस कितने समयांतराल पर मनाया जाता है? तो प्रति 2 वर्ष पर मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में देखेंगे। ठीक है, नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद के बारे में। नागरिकता से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद, अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान लागू होने के समय नागरिकता, इसमें है संविधान लागू होने के समय नागरिकता। 6ठे अनुच्छेद में क्या है? तो पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार है। और अनुच्छेद 7 में है पाकिस्तान से प्रव्रजित व्यक्तियों के नागरिकता का अधिकार। और अनुच्छेद 8 में है भारतीय मूल के उन लोगों के नागरिकता का अधिकार जो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 9 में क्या है? तो अनुच्छेद 9 में जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। अनुच्छेद 9 में क्या है? तो जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली है उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी। और अनुच्छेद 10 में क्या है? तो नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता है। नागरिकता संबंधी अधिकारों की निरंतरता अनुच्छेद 10 में है। और अनुच्छेद 11 में क्या है? तो संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किया जाता है। अनुच्छेद 11 के अनुसार संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता, ड्यूअल सिटीजनशिप से संबंधित है लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। ठीक है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? तो दोहरी नागरिकता से, ड्यूअल सिटीजनशिप से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। ध्यान रखेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा भारतीय बैंकों में धन जमा करके भारत की नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता है। भारतीय मूल के व्यक्ति पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता, तो कृषि भूमि नहीं खरीद सकता भारतीय मूल के व्यक्ति। ध्यान रखेंगे इसको। देखिए, NRI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड धारक में तुलना करना है। ठीक है, तुलना दिया हुआ है। NRI PIO भारतीय मूल के व्यक्ति मतलब कि पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया विदेशी भारतीय नागरिक के बारे में है। तो देखिए, परिभाषा दिया गया है, तुलना, परिभाषा। अप्रवासी भारतीय मतलब NRI ये क्या है? तो भारतीय नागरिक हैं ही।
ठीक है। जो एनआरआई होते हैं, भारतीय नागरिक, जो साधारणतः भारत के बाहर निवास करता है, भारतीय पासपोर्ट धारक है। ठीक है। नागरिकता की अर्हता, तो ये भारतीय नागरिक ही हैं एनआरआई। और प्राप्त होने लाभ, क्या क्या इसको लाभ मिलता है, तो सभी लाभ जो सामान्यतः भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, सभी लाभ मिलते हैं इसको, एनआरआई को। और वीज़ा ज़रूरत नहीं पड़ता है वीज़ा का। ठीक है, एनआरआई को आने के लिए यहाँ। और मताधिकार क्या, तो दिया गया है, दे दिया गया है एनआरआई को भारत में मत देने का अधिकार। और देखें, ये PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन के बारे में है। तो इसकी परिभाषा क्या है, तो स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज, मतलब बोल रहा है कि स्वयं व्यक्ति या उसका कोई पूर्वज भारतीय नागरिक रहा है, वह वर्तमान में अन्य देश की नागरिकता प्राप्त है, जिसका पासपोर्ट धारक है। मतलब कि किसी अन्य देश का पासपोर्ट धारक है, वो पहले उसका कोई पूर्वज या स्वयं भारत का नागरिक रहा था, तो वही है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, भारतीय मूल का व्यक्ति। और इसको नागरिकता की अर्हता क्या है इसकी, तो भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास के आधार पर आवेदन कर सकता है भारतीय नागरिकता के लिए। और प्राप्त होता है क्या लाभ, तो कोई विशेष लाभ इसको नहीं है भारतीय मूल के व्यक्ति को। और वीज़ा की ज़रूरत होती है, हाँ वीज़ा। और मताधिकार नहीं। ठीक है, मताधिकार नहीं मिलता है इसको। और कि इसको देखते हैं विदेशी भारतीय नागरिक के बारे में, तो इसकी परिभाषा क्या है, विदेशी भारतीय नागरिक की, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया की, तो एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो। ठीक है, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक कार्ड धारक हो, एक व्यक्ति जो विदेशी भारतीय नागरिक OCI कार्ड धारक हो, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का कार्ड धारक हो तथा नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकृत हो, तो वो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया है। ठीक है, और इसको नागरिकता की अर्हता क्या कैसे मिलेगी, तो संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। ठीक है, संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिक था, उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्रता के बाद भारत का अंग बना। नेक्स्ट देखते हैं प्राप्त होने वाले लाभ क्या हैं इसको, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को, तो एक FRRO व FRO वाले लाभ के साथ पंजीयन से छूट, भारत में कितनी भी अवधि तक ठहरने के लिए। ठीक है, और वीज़ा जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं। जो OCI कार्ड धारक हैं वो बिना वीज़ा जीवन भर बिना वीज़ा आ सकते हैं भारत में। और मताधिकार इनको नहीं मिला है OCI कार्ड धारक को। ठीक है, अब देखिए एक और क्वेश्चन है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की। ठीक है, LM सिंघवी की अध्यक्षता में गठित समिति ने प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की अनुशंसा की थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मूल अधिकार से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे। फंडामेंटल राइट से संबंधित, मूल अधिकार से संबंधित काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अच्छे से करेंगे। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक भारतीयों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। ध्यान रखेंगे, संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है,
तो संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? तो सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को दी गई है मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। ठीक है, भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 13 है संवैधानिक प्रावधानों को संसद तथा राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो मौलिक अधिकारों के संबंध में। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। ठीक है, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेदों में है? तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए और नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 राइट टू इक्वलिटी से संबंधित है। जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए जन्म स्थान, लिंग, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधिकार के अधीन वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 को साथ रख करके। ठीक है, समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 14 तथा 16 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की मान्यता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और अनुच्छेद 16(2). भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 16(1) और 16(2) है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया? तो जस्टिस रोहिणी के अध्यक्षता में गठित किया गया था। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? तो जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में गठित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग
जातियों के वर्गीकरण हेतु जस्टिस रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। संवैधानिक उपबंध देखते हैं। ठीक है, ये इसके बारे में है कि कौन सा केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकार है और भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं। ठीक है, एक तरफ है केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार और एक तरफ भारतीय एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार। कौन से केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है मूल अधिकार और कौन से भारतीयों एवं विदेशियों को भी प्राप्त है, तो ये देख लेते हैं। भारतीय कई बार पूछ दिए जाते हैं कौन से सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है और कौन दोनों को प्राप्त है, भारतीय और विदेशियों को। तो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन है, तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 हैं। ठीक है, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 29 और 30 ये भारतीय नागरिकों को सिर्फ प्राप्त हैं। देखिए, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध अनुच्छेद 15 में ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता अनुच्छेद 16 में ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और वाक एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं ये शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को। और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार ये भी अनुच्छेद 30 में जो है ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और भारतीय और विदेशियों को कौन कौन से प्राप्त है, भारतीयों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार तो देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में, तो ये भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक दोनों को प्राप्त है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण अनुच्छेद 14 में ये दोनों को प्राप्त है। और अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21A में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ठीक है, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, ये भी दोनों को प्राप्त है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार जो अनुच्छेद 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक जो है, धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 में ये भी भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त है। ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ 14 और फिर 20 में खाली है। ठीक है, 14 से फिर एक ही बार 20। ठीक है, 14 उसके बाद 20 और फिर 21 से सारा 28 तक, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ये सब जो है विदेशियों और भारतीयों दोनों को प्राप्त है। और कौन कौन से प्राप्त नहीं हैं, तो जो सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। कौन कौन से, तो अनुच्छेद 15,
अनुच्छेद 16, 15, 16, 19, 29 और 30। ध्यान रखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ध्यान रखेंगे इसको क्योंकि पूछ दिया जाता है क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 में। काफी बार पूछा जाता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। ध्यान रखिएगा कि संविधान में अस्पृश्यता है परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से है। अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 19 में किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अनुच्छेद 19(1)(a) में 19(1) और ए। ठीक है, या स्मॉल ए भी लिख देते हैं, कई बार लिखा रहता है। ठीक है, अनुच्छेद 19(a) या अनुच्छेद 19(1)(a) में। ठीक है, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो अनुच्छेद 19(1)(a) या अनुच्छेद 19(a) में। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता इकोनॉमिक इक्वलिटी समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि इस तरह का जो पूरा करवाया जाए इस वीडियो, मतलब कि पूरा पॉलिटी और जो भी सेक्शन चल रहा है और भी वीडियो लगातार आते ही रहेंगे, तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।